हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इशू ऑफ डिबेंचर्स के प्रीवियस वीडियो में हमने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का कंसेप्ट समझा था, उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझा था, बट विदाउट टीडीएस, विदाउट टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अब इस वीडियो में हम इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर के साथ टीडीएस का भी कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर के साथ एक फंडा और इसमें चलता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, और इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं टीडीएस। ठीक है, अब सबसे पहले हम इस पर डिस्कशन करने से पहले टीडीएस का एक कंसेप्ट समझे फटाफट शॉर्ट में। ये टीडीएस जो है ये एप्लीकेबल होता है हमारे यहाँ पर इनकम टैक्स में, है ना। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में क्लॉज है। अब इनकम टैक्स, जैसा कि नाम से लग रहा है, इनकम टैक्स इज द टैक्स विच इज पेबल ऑन इनकम ऑफ एनी पर्सन। अब अगर किसी भी बंदे की इनकम होगी तो उस इनकम के दो वो होते हैं एस्पेक्ट्स। एक होता है उसका जहां से इनकम क्या हो रही है, जनरेट हो रही है, और एक इनकम जहां पर उसको मिल रही है, वेयर ही इज रिसीविंग द इंटरेस्ट, या फिर जहां पर उसको ड्यू हो रही है। तो एक तो जहां से जनरेट हो रही है और एक जहां से रिसीव हो रही है। जनरेट होने का मीनिंग, जैसे लेट्स सपोज मैं अगर किसी कंपनी में जॉब करता हूं तो मेरी जो सैलरी है वो सैलरी वहां से जनरेट होगी। मेरी इनकम कहां से बन रही है, दैट इज कॉल्ड जनरेशन ऑफ इनकम। मैंने अगर बैंक में एफडी कर रखा है और मुझे उसके ऊपर इंटरेस्ट रिसीव होता है तो वो होगा मेरा मतलब जो बैंक होगा, बैंक मेरी क्या होगा, वहां से मेरी इनकम जनरेट हो रही है उसमें। या मैं अगर इस इंस्टीट्यूट पे पढ़ाता हूं तो यहां से मेरी इनकम क्या होती है, अल्टीमेटली जनरेट होती है। तो जहां से इनकम जनरेट होती है उसको हम बोलते हैं ओरिजिन, या हम उसको सही वर्ड यूज करें तो दैट इज कॉल्ड एज द सोर्स, और जहां पर मिलती है या जहां पर आप थे दैट इज कॉल्ड एज डेस्टिनेशन। ठीक है, एनीवे हमें डेस्टिनेशन से मतलब नहीं है, दिस इज कॉल्ड एज सोर्स। ठीक है, अब अगर हम इसके वर्ड मीनिंग पर जाएं तो क्या बोला गया है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स मींस एक बंदे की इनकम के ऊपर उसका टैक्स सोर्स वाले ही डिडक्ट कर लेंगे। देखिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। लेट सपोज कि मिस्टर एक्स नाम का एक बंदा है ना, और वो किसी कंपनी में किसी वाई लिमिटेड के अंदर जॉब करता है, और यहां पर उसकी सैलरी जो है वो पूरे ईयर की है, लेट सपोज 6 लाख रुपीज, 6 लाख रुपए उसकी सैलरी, बेसिक सैलरी उसको बता रखी है ना। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उसको बोल रखा है कि 10% टीडीएस कटेगा। कंपनी को बोल देगी, वो एम्प्लॉय से बात नहीं करेगी, कंपनी को बोलेगी कि आप जब भी इसको सैलरी पे करो तो आप इसको 10% टीडीएस डिडक्ट करने के बाद में सैलरी पे करना। तो पूरे ईयर की जो सैलरी आएगी उसके हाथ में 6 लाख नहीं आएगी, उसमें से 10% 60,000 रुपीज टीडीएस का डिडक्ट होगा, और उसके हाथ में 5,40,000, और इसमें से फिर वो प्रोविडेंट फंड का और दूसरा अमाउंट अगर कुछ डिडक्ट करना हो तो वो भी डिडक्ट हो जाएगा। तो इन हैंड सैलरी जो होगी वो आफ्टर डिडक्शन ऑफ टीडीएस होगी, टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अब इस 60,000 का कंपनी क्या करेगी, कंपनी ये ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर एक्स किसको, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये जाकर के सबमिट कर देगी कि भाई ये हमारे मिस्टर एक्स का क्या है, टैक्स जो हमने डिडक्ट किया था वो पे किया। ठीक है, अब इसके पैन कार्ड की बेसिस पर इसके अकाउंट के अंदर ये अमाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा कि भाई ये टैक्स इसके पास से ऑलरेडी आ चुका है। फाइन। अच्छा, ये टैक्स के ऊपर बर्डन किसके ऊपर था, मिस्टर एक्स के ऊपर, मींस ये टैक्स मिस्टर एक्स को पे करना था डायरेक्ट टैक्स से, लेकिन उसके बिहाफ पर किसने डिडक्ट करके पे कर दिया, वाई लिमिटेड ने। अब ये भी तो हो सकता है कि मिस्टर एक्स ये क्लेम करे कि भाई हो सकता है मेरा टैक्स जो 60,000 हो या उससे कम हो या उससे ज्यादा हो जाए। तो अगर वो 60,000 होगा एग्जैक्टली, या 60,000 से ज्यादा हो जाए या 60,000 से कम हो जाए, है ना, क्योंकि अकेली सैलरी की तो इनकम नहीं है, दूसरी भी इनकम है, या हो सकता है कि कोई दूसरे प्रोविजंस हो तो कम ज्यादा हो सकता है उसमें। तो देखिए अगर वो क्या करेगा, अब एट द एंड ऑफ द ईयर, ऐसा नहीं है कि टैक्स कहीं चला गया, ये ऑलरेडी 60,000 उसके अकाउंट में ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है ना। एट द एंड ऑफ द ईयर वो अपना रिटर्न फाइल करेगा, अपनी इनकम का एक्चुअल असेसमेंट करेगा, और असेसमेंट करने के बाद फिर वो अपनी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेगा। फाइन। और लेट सपोज अगर उसकी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी 60,000 रुपीज ही आई एग्जैक्टली, तो उसकी टैक्स लाइबिलिटी बनती है 60,000, और वो कितना टीडीएस पे कर चुका है, 60,000 मींस अब उसे ना तो कोई एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना है और ना ही कोई एक्स्ट्रा अमाउंट उधर से रिफंड होगा। फाइन, ये केस। बट अगर मान लीजिए यहां पर टैक्स लाइबिलिटी प्लस 60,000, टीडीएस कितना पे करेगा 60, और लेट सपोज उसकी टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करने के बाद 70 आती है, मींस टोटल उसको टैक्स डिपार्टमेंट को कितना पे करना है 70, बट आउट ऑफ 70 ही हैज ऑलरेडी पेड रुपीज 60,000 टू द डिपार्टमेंट। तो वो फाइनली एट द एंड ऑफ द ईयर 10,000 रुपया जो उसके ऊपर नेट बर्डन बनता है वो 10,000 रुपया क्या करेगा, वो डिपार्टमेंट को फाइनली पे कर देगा। ठीक। और ऑन द अदर हैंड इसी के कॉन्ट्ररी में अगर टैक्स लाइबिलिटी इससे कम हो जाती है, जैसे अगर मान लीजिए उसने अपना एक्चुअल टैक्स कैलकुलेट किया और 54,000 रुपीज की उसकी नेट टैक्स लाइबिलिटी एट द एंड ऑफ द ईयर सारी इनकम्स को मिलाने के बाद में, तो उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट
डिपार्टमेंट से 6,000 रुपीज का क्या रिसीव हो जाएगा, रिफंड रिसीव हो जाएगा। फाइन। तो कहने का मीनिंग ये कि ये टैक्स एक्चुअली उस बंदे के ऊपर है जिसको इनकम रिसीव हो रही है, लेकिन ये डिडक्ट कहां पर होता है, सोर्स के ऊपर डिडक्ट होता है, मींस जहां से इनकम एक्चुअली जनरेट हो रही है। अब हम इसको कोरिलेट करें किससे, डिबेंचर से। देखिए हमने पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो है इट इज एन एक्सपेंस फॉर द कंपनी। कौन किसको पे करेगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज पेड बाय द कंपनी टू द डिबेंचर होल्डर्स। ये इसके लिए एक्सपेंस है और इसके लिए क्या है, ये इनकम है। तो इसकी इनकम है तो टैक्स भी किसको पे करना पड़ेगा, इसको। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यहां पर एक रूल लगा रखा है कि भाई जब आप डिबेंचर होल्डर को, कंपनी को बोल रखा है, इनकम जनरेट कहां से हो रही है, फ्रॉम कंपनी, सोर्स क्या है, कंपनी है, तो कंपनी को बोल रखा है कि जब भी आप इनको इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पे करो तो उसमें से टीडीएस डिडक्ट करने के बाद में ही इन लोगों को आप इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पे कर सकते हो। फाइन। मींस अगर हम जैसा हमारा जो एग्जांपल ले रहे थे कि 10,000 12% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच है ना, और टोटल वैल्यू क्या हो जाती है इसकी 10 लाख, और टोटल इंटरेस्ट कितना बन जाता है ईयर का 1,20,000 रुपीज। और अगर गवर्नमेंट ने क्या रखा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, रेट ऑफ टीडीएस इज 10%, आपको 10% टीडीएस डिडक्ट करके पे करना है, तो आप 1,20,000, अगर इसका पूरा एक्सपेंस आपका 1,20,000 बनता है और डिबेंचर होल्डर्स की टोटल इनकम 1,20,000 बनती है, तो पूरा 1,20,000 पे नहीं करेंगे। कंपनी विल डिडक्ट व्हाट, 12,000 रुपीज फॉर टीडीएस, है ना, और 1,08,000 रुपीज ये किसको पे करेगी, डिबेंचर होल्डर्स को। अब अगर डिबेंचर होल्डर क्लेम करेगा तो कंपनी बोल सकती है भाई ये तो हमारे पास इनकम टैक्स के रूल्स थे, अगर आपको रिफंड क्लेम करना है तो आप अपना रिटर्न फाइल करो और वहां से रिफंड क्लेम कर लो। ये इसका शॉर्ट में, ठीक है। तो यहां पर अब एक फंडा और आ गया आपका, किसका, टीडीएस का, ठीक है। ये टीडीएस कंपनी के लिए एक लाइबिलिटी है। देखिए वैसे तो ये एक एक्सपेंस है, टोटल एक्सपेंस कितना हुआ 1,20,000, अबाउट ऑफ 1,20,000 कंपनी को 12,000 किसको देना है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना है, और 12,000 किसको देना है, डिबेंचर होल्डर्स को देना है। तो अब इससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज क्या होंगी। लेट्स सपोज हम वही एग्जांपल लेते हैं कि 2 बार इंटरेस्ट पे होता है, ऑन 30th सितंबर एंड ऑन 31st मार्च 2 बार इंटरेस्ट पे करते हैं। तो अगेन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इट इज एन एक्सपेंस, 60,000 का हम पे करेंगे, तो 30th सितंबर 21 एंट्री विल बी इंटरेस्ट ऑन 12% डिबेंचर डेबिट टू 12% डिबेंचर होल्डर, ठीक है। ये हो जाएगी उसके अंदर एंट्री। प्रीवियस के अंदर हमने क्या देखा था भाई, कितना इंटरेस्ट हो रहा है 60,000, बट क्या हम पूरा 60,000 डिबेंचर होल्डर्स को पे कर सकते हैं, नो, बिकॉज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला है कि जितना आप इंटरेस्ट बनेगा उसका 10% आप हमें इन फॉर्म ऑफ टीडीएस दोगे, तो वी विल क्रेडिट द टीडीएस, 6,000 रुपीज इधर चला जाएगा एंड 54,000 विल बी पेड टू द डिबेंचर होल्डर। अभी हमने टीडीएस को ड्यू किया है, ठीक है। अब इसका रूल अगर हम देखें तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज एन एक्सपेंस एंड ऑल एक्सपेंसेस विल बी डेबिटेड। फाइन। डिबेंचर होल्डर, ये अमाउंट हो गई लाइबिलिटी बिकॉज वी हैव टू पे टू द डिबेंचर होल्डर्स, एंड अगेन टीडीएस इज आल्सो अ लाइबिलिटी। ये लाइबिलिटी किसकी है, डिबेंचर होल्डर की है। ये लाइबिलिटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या वी कैन से गवर्नमेंट की है ना। अब टाइम आ गया फाइन इसको डिस्चार्ज करने का। लेट्स सपोज सेम डे डिस्चार्ज कर दिया गया, तो 30th सितंबर 21 एंट्री विल बी व्हाट, 12% डिबेंचर होल्डर डेबिट 54,000, टीडीएस डेबिट 6,000 टू बैंक। फाइनली वी आर मेकिंग द पेमेंट to both the parties, ठीक है। Again now what will be the rule, minus liability and minus asset। ये किसकी लाइबिलिटी डिस्चार्ज की, डिबेंचर होल्डर्स की। ये किसकी लाइबिलिटी डिस्चार्ज की, गवर्नमेंट की या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की। और उसके बाद फाइनली वी हैव मेड द पेमेंट टू द पार्टीज, ठीक है। एंड फाइनली ऑन 31st मार्च अगेन वी विल पास सेम एंट्रीज। 31st March 21 इंटरेस्ट ऑन 12% डिबेंचर डेबिट ₹60,000 टू टीडीएस, टीडीएस कितना पे करना है, 10% टीडीएस निकालना पड़ेगा, और टू डिबेंचर होल्डर वी हैव टू पे ₹54,000 टू द डिबेंचर होल्डर। सेम रूल विल बी एप्लीकेबल। एंड फाइनली ऑन 31st March 21 अच्छा, इसमें भी फिर वही फंडा है कि अगर आपने टीडीएस को ड्यू कर रखा है तो उसको आप ड्यू करके छोड़ दें। ये एंट्री है ना, डिबेंचर होल्डर को ड्यू कर रखा है तो आप छोड़ दें। आपने डिबेंचर होल्डर को पेमेंट कर दिया, टीडीएस ड्यू है, तो जस्ट मेक द एंट्री फॉर द पेमेंट ऑफ डिबेंचर होल्डर टू बैंक। ऐसी एंट्री हो जाएगी सिर्फ 54,000। अभी आपने टीडीएस पे नहीं किया या टीडीएस पे कर दिया और डिबेंचर होल्डर को छोड़ दिया, तो एंट्री क्या बन जाएगी, टीडीएस डेबिटेड टू बैंक। जो आपने पे कर दिया उसकी पेमेंट की एंट्री बनेगी, दोनों पे कर दिया तो उसकी एंट्री फिर फाइनली ये बन जाएगी। एंड फाइनली वैसे यहां लिख दूं मैं 6,000, तो इधर आ जाएगा 60,000।
और उसके बाद फाइनली एट द एंड ऑफ द ईयर ऑन 31 मार्च 21 फाइनल एंट्री विल बी स्टेटमेंट ऑफ P&L, दैट इज व्हाट फाइनेंस कॉस्ट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन 12% डिबेंचर। इंटरेस्ट का टोटल बर्डन तो कंपनी के ऊपर 1,20,000 रुपीज का ही आया है, ठीक है। उसमें से 12,000 रुपीज उसने गवर्नमेंट को इन फॉर्म ऑफ TDS पे कर दिया और रिमेनिंग 1,08,000 इज पेड टू द डिबेंचर होल्डर्स। बाकी का पेमेंट किसको कर दिया उसने? डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट कर दिया। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ TDS, जर्नल एंट्रीज फॉर TDS, है ना। आई होप it is clear to you all. फिर भी कोई query doubt लगे तो you can ask in the comment section. This is Najib Hashmi signing off from Commerce Solution. Thank you.